ये स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होगा बेटा हमारा रेस्पिरेशन। हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं। तो हमारा आज का लाइफ प्रोसेसेस होगा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक से एक्टिविटी 6.4 करेंगे। यस, एक्टिविटी 6.4। और एक्टिविटी 6.4 के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेंगे 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर। यस, आप 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और उन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डाल देंगे। क्या डाला है? यस, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे? सिरिंज या पिचकारी की सहायता से आप एटमॉस्फेरिक एयर को पास करेंगे टेस्ट ट्यूब ए के अंदर से, और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आप क्या करेंगे? यस, एक्सहेल्ड एयर को पास करेंगे। यस, एक्सहेल्ड एयर पास करेंगे यहां इस पाइप के द्वारा टेस्ट ट्यूब बी के अंदर। अब आप ऑब्जर्व करेंगे किस बात को कि किस टेस्ट ट्यूब में कितने टाइम में लाइम वाटर मिल्की हो गया है। और फाइनली आप कंक्लूजन निकालेंगे। क्या इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप? कि जो अमाउंट ऑफ CO2 है, अमाउंट ऑफ CO2 इन exhaled air is more as compared to atmospheric air. So finally from this activity what we concluded? The amount of air, amount of carbon dioxide so amount of carbon dioxide in exhaled air is more as compared to atmospheric air. तो इस एक्टिविटी से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एयर हम छोड़ते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। अब आप नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 6.5। यस, एक्टिविटी 6.5। एक्टिविटी 6.5 में आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप शुगर सॉल्यूशन या फ्रूट जूस डालेंगे।
फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन आपने डाला और उसके बाद उसमें क्या ऐड कर देंगे आप, ईस्ट मिला देंगे। आप ईस्ट डाल देंगे उसके अंदर, और ईस्ट डालने के बाद जो ये टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर आप 1 होल्ड कॉर्क लगाएंगे। 1 होल्ड कॉर्क, ऐसा कॉर्क का टुकड़ा जिसके अंदर एक छेद होता है और उस छेद के अंदर से आप क्या करेंगे, ध्यान दें, यस, ये बेंट ग्लास ट्यूब पास करेंगे। आपने एक बेंट ग्लास टेस्ट ट्यूब ली और उसका एक एंड इस 1 होल्ड कोर के अंदर से टेस्ट ट्यूब में पास कर दिया। जो दूसरा फ्री एंड है उस फ्री एंड को आप एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ध्यान दें, यस, दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर लाइम वाटर ले रखा है, द फ्री एंड ऑफ द बेंट टेस्ट ट्यूब को आप लाइम वाटर के अंदर डिप करेंगे और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। कुछ टाइम के बाद लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो यहां से जो हमने शुगर सॉल्यूशन या फ्रूट जूस लिया था उसके अंदर था ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को ईस्ट ने एल्कोहल में बदल दिया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट हुई, और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो जो ये हमारा प्रोसेस बना, तो ये प्रोसेस हमारा फर्मेंटेशन हो गया। तो जो एक्टिविटी 6.5 की, यहां हमें क्या पता चला कि जो ग्लूकोज है, जो ये फूड है, ये प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। क्या प्रोडक्ट बने, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो यहां पर फर्मेंटेशन ये प्रोसेस हो गया है। तो अभी हमने 2 एक्टिविटीज की। लास्ट जो पिछला हमारा लाइफ प्रोसेस था वो हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। तो जो फूड हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस के दौरान लिया, तो द फूड टेकन इन ड्यूरिंग न्यूट्रिशन इज यूज्ड, द फूड taken in during nutrition is used in cells to provide एनर्जी। तो जो फूड हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस के दौरान लिया वो यूज हो गया है सेल्स के अंदर टू प्रोवाइड एनर्जी। लेकिन जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं डू दिस इन डिफरेंट वेज। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म
डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। फूड से जो एनर्जी मिलती है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट वेज होती हैं। तो अब हम डिफरेंट वेज पढ़ेंगे कि किस प्रकार ऑर्गेनिजम्स के अंदर फूड से एनर्जी मिलती है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट वे से फूड से एनर्जी प्राप्त करते हैं, लेकिन सभी के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स इज कॉमन, और दैट इज जो ग्लूकोज होता है, जो 6 कार्बन कंपाउंड है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। हम यहां पर एक मॉलिक्यूल लेंगे ग्लूकोज का, 6 कार्बन कंपाउंड, और वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या देता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। और ये पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसी कारण जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, प्लस में एनर्जी बनती है। और ये जो स्टेप होता है ये इन साइटोप्लाज्म होता है। और ये प्रोसेस सभी में कॉमन होता है। तो जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की बात होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सभी में कॉमन होता है। और फर्स्ट स्टेप है ब्रेक डाउन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज into 3 carbon compound pyruvate, and this process occurs in cytoplasm। और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब ये पायरुवेट आगे चल के डिफरेंट वेज में जाता है। और डिफरेंट वेज में सबसे पहले इन absence of ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की के अंदर कहां पर, ईस्ट के अंदर ये पायरुवेट ब्रेक डाउन हो जाता है। किसके अंदर, एल्कोहल मीन्स इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एनर्जी। इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड है। इट मीन्स जब पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो एक तो इथेनॉल बन जाता है, इसी को हम अल्कोहल कहते हैं, 2 कार्बन कंपाउंड, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो कई बार यही पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स के अंदर मसल्स जो सेल्स हैं उनके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की कमी में ये जो पायरुवेट होता है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लस एनर्जी रिलीज आउट होती है। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो ग्लूकोज है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और ब्रेकअप हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो these are the 3 different ways of breakdown of the glucose to get energy। अब देखिए इसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स जो ये प्रोसेस है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक तो ऑन द बेसिस ऑफ absence or presence of oxygen respiration is of 2 type। first aerobic respiration, the process means breakdown of glucose occurs in the presence of oxygen, this respiration is known as aerobic। और अगर यही प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उस प्रोसेस को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक एंड एनएरोबिक, these are the 2 different types of respiration। तो एनर्जी जो रिलीज आउट हुई है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। तो जो एनर्जी इस प्रोसेस के दौरान रिलीज आउट होती है, द एनर्जी रिलीज्ड is used to synthesize a molecule called ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये इस एटीपी जो है ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है और इसी एनर्जी का प्रयोग आगे बॉडी के अंदर जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं जिसमें एनर्जी यूज होती है, उन एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के अंदर ये एटीपी मॉलिक्यूल यूज अप होते हैं और फिर वहां से एनर्जी मिलती है।
अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो जितने भी प्लांट्स के अंदर सेल्स होते हैं उनके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस वो एंश्योर करता है किसको? एक्सचेंज ऑफ गैसेज को। और वो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। सो जो गैसेज एक्सचेंज ऑकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, एंश्योर करता है किस बात को? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये मेन पॉइंट है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सभी सेल्स का एयर के साथ कांटेक्ट होना जरूरी है। तो इसीलिए प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। सो जो गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स बाय डिफ्यूजन। बाय डिफ्यूजन। अब जो डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस के ऊपर। प्लांट्स के अंदर एट नाइट क्या होता है? एट नाइट मीन्स रात को नो फोटोसिंथेसिस। रात को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इट मीन्स केवल रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन में तो प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हमें रात को कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। It means no photosynthesis. Carbon dioxide gas is released out, is eliminated. But during day, photosynthesis occurs. As well as respiration occurs. So, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। बल्कि उसी कार्बन डाइऑक्साइड से प्रॉपर काम नहीं चलता, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से और भी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस पर्पज के लिए यूज करता है प्लांट। तो ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज आउट होती है प्लांट वही इलिमिनेट करता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। सो CO2 रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is used for photosynthesis. So overall O2 is released. तो प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहां पर बच्चों का डाउट रहता है बेटा किस बात का, कि प्लांट्स ध्यान दें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं छोड़ते। ध्यान कर रखें किस बात का, कि प्लांट्स भी 24 घंटे मतलब दिन और रात, पूरा दिन और पूरी रात रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन में प्लांट्स एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं। तो ये प्लांट्स का कंसेप्ट था हमारा रेस्पिरेशन से रिलेटेड। और इस प्रकार जो प्लांट्स हैं एरोबिक, वो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन में, लेकिन साथ साथ फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस होता है। इस कारण जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो दिन में और रात में अलग अलग होता है। तो ओवरऑल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है डिफ्यूजन, ठीक है। यस अब एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड Animals have evolved different organs for uptake of oxygen. डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन के लेने के लिए अलग अलग सिस्टम है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी से एक्टिविटी 6.6 पढ़ेंगे बेटा। एक्टिविटी 6.6 ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे फिश को एक ओपरकुलम के अंदर। तो ऑब्जर्व द फिश आप एक्वेरियम के अंदर ऑब्जर्व करेंगे ना फिश को। एक्वेरियम देखा होगा बेटा आपने, साइंस लैब के अंदर होता है, वैसे भी हो जाता है। एक ग्लास का बॉक्स होता है बड़ा सा और उसके अंदर फिशेस होती हैं, मछलियां होती हैं, हम उसको एक्वेरियम कहते हैं। जब आप एक फिश को एक्वेरियम में ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप टाइम नोट करेंगे उसके माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। तो आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा, नोट करेंगे फिर किस बात को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ ऑफ द फिश। और जैसे ही उसका माउथ ओपन होता है उसी टाइम आप 9th क्लास में फिश के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फिश के अंदर होता है एक ओपरकुलम, ओपरकुलम के नीचे होते हैं गिल्स। जितनी बार माउथ ओपन होता है
माउथ से पानी एंटर करता है, ऊपरकुलम से बाहर निकल जाता है गिल्स के थ्रू होता हुआ। तो जब पानी गिल्स के अंदर से पास होता है तो पानी के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसी ऑक्सीजन को गिल्स लेते हैं, यूज करते हैं। तो इस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंपेयर करेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के साथ। वी आर द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, हम धरती पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। हम सांस कहां लेते हैं बेटा, एयर में, और एयर में तो 21% ऑक्सीजन है, लेकिन पानी में ऑक्सीजन कम है। अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनके अंदर जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो फिर सीधी बात है ज्यादा होगा, मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो फाइनली व्हाट वी कंक्लूडेड from this activity, the rate of breathing have in aquatic organisms is much faster. So rate of breathing in aquatic organisms is much faster than the terrestrial organisms. तो फाइनली हमने यहां से इस एक्टिविटी के माध्यम से ये कंक्लूजन निकाला कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है एज कंपेयर टू एयर, दैट्स वाई। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर गिल्स हैं, हमारे अंदर लंग्स हैं। कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर स्किन भी एक्ट करती है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कॉमन फीचर्स of all respiratory organs. कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है बेटा, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वाले हों, चाहे वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वाले हों, सभी के अंदर कुछ जो फीचर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। सबसे जो पहला मेन फीचर्स होता है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो लार्ज सरफेस एरिया, मीन्स दे हैव लार्ज surface area for exchange of gases. सेकंड, जो वो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो वाल्स होती है ना वो वेरी थिन होनी चाहिए, मीन्स ऑर्गन्स हैव thin walls. Third point most important है, respiratory organs are highly vascularized. It means जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर पतले पतले ब्लड के पाइप्स होते हैं, ब्लड पाइप्स, ब्लड वेसल्स।
to have a rich blood supply. तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होनी चाहिए, ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और इसी बात को हम कहते हैं, ठीक है, कि दे मस्ट हैव हाईली वास्कुलराइज्ड, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। तो दीज आर द 3 कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब हम पॉइंट पर आते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये नोज है, नोज के नीचे माउथ होता है, फिर ये चिन होती है, और फिर ये नेक होती है, लाइक दिस। और यहां से अब ये बक्कल कैविटी होती है ऊपर से, बक्कल कैविटी के बाद जो ये कॉमन पार्ट होता है हमारा, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद यहां से 2 पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं। एक ये फूड पाइप होता है, और एक यहां पर ये सिस्टम होता है। जिसको आप लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स के बाद जो थ्रोट है, हमारा गला है, उसके अंदर ये रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। रेस्पिरेटरी पाइप, और इस ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। तो ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ट्रैकिया के ऊपर। अब सबसे पहले जो ये हमारा नोज होता है, जो उसका होल, उसके होल्स होते हैं, उसको हम नोस्ट्रिल कहते हैं। हम नोस्ट्रिल से एयर को अंदर लेकर जाते हैं, फिर वो एयर नेसल चैम्बर के अंदर से नेसल चैम्बर से अंदर जाती है, और नेसल चैम्बर के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स एयर को फिल्टर करते हैं, साथ में म्यूकस भी होता है जो एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब उसके बाद एयर बक्कल कैविटी से होते हुए, फेरिंग्स से होते हुए आगे लैरिंग्स में जाती है, और फिर थ्रोट के अंदर ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में चली जाती है। तो अब यहां से ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है,
और ये ट्रैकिया अब चला जाता है लंग्स के अंदर। जो ये लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा स्मॉलर होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट प्रेजेंट। ये मस्कुलर डायफ्राम होता है। अब लंग्स के अंदर इस प्रकार विद इन द लंग्स दिस पासेस ब्रेक और यू कैन से डिवाइड, नॉट ब्रेक, डिवाइड्स into smaller and smaller tubular structures and finally terminate into balloon-like structure known as alveoli। तो ये एल्वोली है। और जो ये ट्रैकिया आगे चल के डिवाइड हो गया है, इसको हम ब्रोंकियोल कहते हैं। और यू कैन से ब्रोंकी। पहले वास्तव में ये ब्रोंकी होती है, फिर ये स्मॉलर और स्मॉलर सिंपलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड होती है, फिर हम उसको ब्रोंकियोल्स बोल देते हैं। Bronchioles, and finally these tubular structures terminates into balloon-like structures known as alveoli. These alveoli contains large number of blood vessels and provides the surface where exchange of gases occurs. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। दोनों लंग्स के अंदर इसी प्रकार आपको स्ट्रक्चर बनाना है। और ये नीचे होता है डायफ्राम। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो बेटा इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद कर लेंगे बुक की सहायता से। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं इसके बारे में। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा का पूरा। जो एयर है एंटर करती है नॉस्ट्रिल्स के द्वारा नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर के अंदर हेयर्स होते हैं, फिर वो एयर थ्रोट के अंदर पास होती है और थ्रोट के अंदर से लंग्स के पास जाती है। थ्रोट गले के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसको आप ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं और वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया को किसे, कोलैप्स होने से बचाते हैं। विद इन द लंग्स these passes divides into smaller and smaller tubular structures which finally terminates into balloon like structures known as alveoli. Alveoli provides the surface area for the exchange of gases. So alveoli contains a network of blood capillaries
व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स, वी लिफ्ट आवर रिब्स, फ्लैटन द डायफ्राम, सो लंग्स के अंदर जो कैविटी है वो एनलार्ज हो जाती है एंड एयर अंदर आ जाती है। तो जब अंदर कैविटी एनलार्ज हो जाती है लंग्स की, तो यहां पर प्रेशर कम हो जाता है, बाहर प्रेशर ज्यादा होता है और एयर अंदर एंटर कर जाती है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ इन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ आउट? ड्यूरिंग दिस process, means during this breathing process, these lungs always contain some volume of air, or that is known as residual volume. So what do you mean by the residual volume? जो वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम. व्हाट इज द मेन फंक्शन? इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो ये प्रोवाइड करती है सफिशिएंट टाइम for the exchange of gases. Residual volume मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सप्लेनेशन हो गया बेटा. जब हम सांस लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ इन. अब लास्ट में, इस कंसेप्ट के लास्ट में क्या होता है ध्यान दें. वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और हमारी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. और जो जैसे एनिमल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, हमारे अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है. अब जो एयर लंग्स में गई, लंग्स के पास जो सेल्स हैं वो तो सेल्स ऑक्सीजन को ले लेते हैं, वहां से डिफ्यूज हो जाती है ऑक्सीजन. लेकिन बॉडी के हर सेल को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए. तो बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है. तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज है यहां पर, वो कैसे होता है? जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है, मींस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का. तो हमारे ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन. तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाता है जहां उस ऑक्सीजन की बॉडी में जरूरत होती है. तो अब उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? ब्लड में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट. और ह्यूमन बींग्स के अंदर वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है. और हीमोग्लोबिन ब्लड में कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर. ये हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड में.
इसकी बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी होती है टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, वेरी हाई एफिनिटी। टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीमोग्लोबिन बना लेती है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और जिस सेल को जरूरत होती है वहां पर वो रिलीज हो जाती है और हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोलुबल in water as compared to oxygen, more soluble as compared to oxygen। सो जो इसका ट्रांसपोर्ट होता है वो सोलुबल फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन तो कम सोलुबल होती है पानी के साथ, वो जो ब्लड में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोलुबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दैट्स वाई जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सोलुबल फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। तो ये रेस्पिरेशन में बेटा हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। यहां पर ध्यान दें, दो बातें होती है बेटा, एक प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज और एक प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्टेशन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैसेज का जाना होता है और एक्सचेंज में आपस में एक्सचेंज करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा रेस्पिरेशन का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ।